हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार साख सर्जन करते हैं, मतलब कि क्रेडिट क्रिएशन करते हैं कमर्शियल बैंक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर आपके पास भी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और आपके सिलेबस में क्रेडिट क्रिएशन का टॉपिक है तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए, वाणिज्यिक बैंक मतलब कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं। तो एक वाणिज्यिक बैंक प्राप्त जमाओं के आधार पर साख सृजन करते हैं, मतलब कि क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। जो भी जमा एक बैंक में आती है उसका एक भाग कोष के रूप में, फंड के रूप में रख लिया जाता है और शेष राशि को ऋण के रूप में प्रदान कर दिया जाता है। मतलब कि 1000 रुपीज़ आए हैं तो कुछ पार्ट उसमें से वो फंड के रूप में रखेगा एंड कुछ पार्ट वो लोन के लिए दूसरे को दे देगा। मतलब कि अभी जो बैंक में डिपॉजिट आई है उसको रिटर्न भी तो करना होता है। जो कस्टमर है हमारे बैंक में, बैंक अकाउंट होल्डर, तो वो लेने भी तो आ सकता है। तो कुछ पैसा वो अपने पास रखते हैं और बाकी का पैसा उसका लोन के लिए दे देते हैं। मान लीजिए, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में बहु बैंक की प्रणाली है, मल्टीपल बैंक्स हैं। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में 3 बैंक हैं, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी। बैंक ए को 1000 रुपये की जमा प्राप्त होती है। मान लीजिए आरक्षित कोर्स मतलब कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो 10% दे रखा है। बैंक के पास 1000 रुपीज़ आए, ठीक है। अब CRR 10% दे रखा है, तो इसलिए बैंक ए 100 रुपये जो है कोष के रूप में रखेगा। मतलब कुछ पार्ट वो फंड के रूप में, हमने बोला ना, कुछ पार्ट वो अपने पास रखता है। तो जितना CRR होगा वो अपने पास इतना रख लेगा। तो आप 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। इतना वो अपने पास रखेगा कोष के रूप में। और जो बाकी बचेगा, अब आप 1000 में से 100 माइनस करेंगे 900, और शेष को वो 900 रुपये में ऋण के रूप में प्रदान कर दिया जाएगा। मतलब अब जो बाकी का पैसा है वो ऋण के रूप में देगा। 100 अपने पास रखे, 900 रुपये का ऋण देगा। अब देखिए, इसके लिए एक बैंक ए के हम टेबल बनाते हैं। ये है लाइबिलिटीज़, जहाँ पे हम प्राइमरी डिपॉजिट लिखेंगे। देखिए, प्राइमरी डिपॉजिट जो ये लाइबिलिटीज़ में क्यों रखा, क्योंकि 1000 अब उसके पास आए, ये तो नहीं उसे वापस नहीं करने, तो एक बैंक के लिए ये लाइबिलिटीज़ हैं। अब देखिए, परिसंपत्तियाँ, कैश रिजर्व मतलब कि कितना पैसा आया है, अवेलेबल फंड कितना है एक बैंक के पास 1000। तो कैश रिजर्व क्या होता है, अवेलेबल फंड, या फिर वो आपके पास कैश में है या फिर बैंक में है तो कैश रिजर्व वो होता है हमारा। 1000 अवेलेबल है। CRR कितना दे रखा है, 10%, तो 10% निकालेंगे आप, 1000 का 100 आ जाएगा। लोन 900, आप 1000 में से 100 माइनस करेंगे, 900 का वो लोन देगा। तो यहाँ पे 1000 आ गया, यहाँ पे भी 1000 आ गया इसका टोटल, क्योंकि ये तो टोटल दे रखा है। आप इन्हें टोटल करेंगे तो 900 आ जाएगा, ओ 1000 आ जाएगा। अब यह ऋण एक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अब ये लोन जो है 900, ये अब किसी और को दिया जाएगा जिसका जो अकाउंट है वो किसी और बैंक में होगा, बैंक बी में होगा। तो बैंक बी के पास जब वो जमा आएगी तो वो उसके लिए नई जमा होगी। तो यही लिखा है, अब यह ऋण एक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसका खाता बैंक बी में है। इस प्रकार से बैंक बी के लिए 900 रुपये नई जमा होती है। और अब बैंक बी 900 रुपये का क्या करेगा, आरक्षित कोष करेगा। देखिए, आप आरक्षित कोष हमने कितना बताया था आपको, 10%। तो 900 रुपये का 10% निकालेंगे 90, और शेष राशि को, शेष रुपये 810 को वो क्या कर देगा, ऋण के रूप में प्रदान कर दी जाएगी। तो 900 रुपये जो है उसका 10% अपने पास रखा, 90 रुपये, और बाकी का लोन दे दिया 810 का। तो इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे आप अपने एग्जाम में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से आप बैंक ए, बैंक बी करके उनकी टेबल बना के पूरा समझाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं क्रेडिट क्रिएशन वाले क्वेश्चन में। तो देखिए, यहाँ पे आप लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, देयताएं, यहाँ पे अपनी एसेट्स लिख देंगे। प्राथमिक जमाएं क्या है बैंक बी के लिए, 900 रुपये। अब बैंक बी को दे रहा है वो 900 रुपये, किसी और व्यक्ति का खाता बैंक बी में है। तो अब इसके पास कैश रिजर्व कितना है, अवेलेबल फंड कितना है बैंक बी के पास, 900 रुपये, ठीक है। इतना पैसा उसके पास आया है। कैश रिजर्व रेशियो कितना है, CRR 10%। तो 900 रुपये का 10% निकाला हमने, 90 आ गया। और लोन कितने का दे देगा, 810 रुपये का। अब आप 900 में से 90 माइनस करेंगे तो 810 आ जाएगा। इतने का भी ये लोन देगा बैंक भी किसी और पर्सन को, और उसका खाता किसी और बैंक में होगा। तो यहाँ का टोटल करा 900, यहाँ का भी टोटल करा 900। कैश रिजर्व वाला अमाउंट नहीं जोड़ते हैं क्योंकि वो टोटल लिखा हुआ है।
अब यह ऋण किसी और अन्य व्यक्ति को दिया जाता है। अब ये ऋण किसी और व्यक्ति को दिया जाता है जिसका खाता बैंक सी में है, और इस प्रकार 810 रुपये वाणिज्यिक बैंक के लिए एक नई जमा होगी। तो बैंक सी जो है उसके लिए नई जमा होगी। अब बैंक सी 81 आरक्षित कोष में रखेगा, मतलब CRR रखेगा इतना। अब 810 का आप 10% निकालिए, एक जीरो कम हो जाएगा, 10% निकालेंगे आप, इंटू करेंगे 10/100 से, तो ये 810 बच जाएगा। वो 810 का 81 बच जाएगा। तो इतने का वो आरक्षित कोष करेगा, फंड के रूप में रखेगा, और बाकी का लोन प्रोवाइड कर देगा, शेष रुपए का ऋण के रूप में प्रदान करेगा। और रुपए 729, तो अब आप 810 रुपये में से 81 माइनस करेंगे तो 729 बचेगा, तो इतने का वो लोन देगा किसी और बैंक को। ठीक है, तो बैंक सी की टेबल बनाई, यहाँ लायबिलिटीज लिखी, यहाँ एसेट्स लिखी, वही प्राइमरी डिपॉजिट। अब 810 का दे रहा है, 810 के पास आ रहे हैं बैंक सी के पास, तो 810 जो यहाँ पे अमाउंट देखा था ना हमने, 810 का हम लोन दे रहे हैं। अब वो बैंक सी के लिए प्राइमरी डिपॉजिट है 810, तो अवेलेबल फंड कितना है बैंक सी के पास, कैश रिजर्व जो है 810, जितना के उसमें से CRR 10% वो अपने पास रख रहा है, और बाकी का 729, जो भी 810 में से 81 माइनस करेगा तो 729 आएगा, उतने का लोन देगा आप किसी और को। तो ऐसी एक कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ का 810 लिखेंगे। तो हमने ये लिखा है, ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आरक्षित कोष शून्य नहीं हो जाता। जब तक आपका CRR 0 नहीं आ जाएगा ना, तो तब तक ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा। अब इस साख सज्जन की प्रक्रिया को निम्न संयुक्त कुलन पत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो अब हम एक टेबल बनाएंगे जो कि ABC बैंक तीनों से संबंधित होगी। यहाँ लायबिलिटीज लिखेंगे, एसेट्स लिखेंगे। ऑल डिपॉजिट कितने थे, 1000, कैश रिजर्व मतलब कि अवेलेबल फंड था 1000, तो इसमें से हमने 100 रुपीज़ अपने पास रखे थे, तो बाकी का लोन दिया था 900 का। अब वो किसी और बैंक के लिए क्या थे, न्यू डिपॉजिट। तो ये 900 जिस भी व्यक्ति को दिए जा रहे हैं उसका खाता किसी और बैंक में है, तो किसी और बैंक के लिए न्यू डिपॉजिट होगी। ऐसे ही अब ये बैंक भी करेगा, 10% अपने पास रखेगा, CRR अपने पास रखा, देन बाकी का उसने क्या कर दिया, लोन दे दिया। अब वो किसी और बैंक के लिए क्या होगी, न्यू डिपॉजिट होगी। ये 810 रुपये अब किसी और बैंक के लिए न्यू डिपॉजिट होगी। अब ये बैंक भी ऐसे ही करेगा, 10% अपने पास रखेगा, 81 अपने पास रखे, तो 810 में से 81 माइनस करे तो 729, तब ये 729 लोन के रूप में दिए जाएंगे, जो कि किसी और बैंक के लिए क्या होंगे, न्यू डिपॉजिट। तो इसी प्रकार ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक कि CRR हमारा शून्य नहीं आ जाता। मतलब कि हमारा ये जो है 81 है ना CRR, ये शून्य नहीं आ जाएगा जब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, यहाँ पे भी 10,000 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10,000 टोटल हो जाएगा, मतलब लायबिलिटीज़ भी हमारे पास 10,000 होगी, एसेट्स भी 10,000 होगी। ये कैसे पता चलेगा कि लायबिलिटीज़ 10,000 आएंगी, एसेट 10,000 आएंगी, तो इसके लिए हम क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाते हैं, साख गुणक का। तो देखिए वही फॉर्मूला है, कितना साख सज्जन होता है उसे हम निम्न साख गुणक के द्वारा समझा सकते हैं। ठीक है, समझाया जा सकता है। साख गुणक कैसे, 1/CRR इंटू में वो जो भी आपके पास डिपॉजिट्स आई थी, ठीक है, कैश रिजर्व, जो भी कैश रिजर्व है वो लगाएंगे आप इंटू में, और 1/CRR। तो उसका फॉर्मूला 1/CRR मतलब 10% इंटू कैश रिजर्व, जो भी आपके पास अवेलेबल फंड था, प्राइमरी डिपॉजिट थे, वो लिखेंगे आप यहाँ पे। तो इसको आपने परसेंट को हटाया तो ऊपर 100 लग गया, 10 से 10 जाएगा तो आ जाएगा आपका 10,000। तो इतने का आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा। तो आपने देखा कि हम कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने एग्जाम में प्रेजेंटेशन देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।